Today we'll be studying the Prevention of Corruption Act 1988. इस एक्ट में 5 चैप्टर्स हैं एंड 30 सेक्शंस हैं. इस एक्ट का प्रियम्बल कहता है दैट दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद. तो सिंपल सा प्रियम्बल है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड जितने भी लॉज थे उनको कंसोलिडेट एंड अमेंड करने के लिए ये एक्ट लाया गया 1988 का. इसकी एनैक्टमेंट डेट है 9 सितंबर 1988. कमिंग टू द फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी. फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड. तो इस एक्ट को क्या बोलेंगे वो तो हमने देख ही लिया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988. अब ये कहाँ एक्सटेंड होता है, तो दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. इसका मतलब अगर इंडिया में इंडियंस हैं तो उन पे तो ये एक्ट अप्लाई होगा ही, लेकिन अगर इंडिया में फॉरेनर्स हैं तो भी उन पे ये एक्ट अप्लाई होगा. साथ ही में इट अप्लाइज ऑल्सो टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया. मतलब इंडिया के बाहर रहने वाले इंडियन सिटीजन्स पे ये एक्ट अप्लाई होगा. तो इसका जो स्कोप है, इसकी जो एक्सटेंट है वो बहुत ही बड़ी है. पहले तो ये इंडिया में अप्लाई होता है और दूसरी चीज़ अगर इंडियन सिटीजन्स इंडिया के बाहर रहते हैं तो वहाँ भी ये एक्ट अप्लाई होता है. कमिंग टू द सेकेंड सेक्शन डेफिनेशंस. सबसे पहली इलेक्शन की डेफिनेशन है. ये क्या कहते हैं, इलेक्शन मतलब कोई भी इलेक्शन by whatever means held under any law for the purpose of selecting members. ठीक है, तो इलेक्शन का पर्पस क्या होता है, सेलेक्टिंग मेंबर्स. किस चीज़ के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो मेंबर्स, पार्लियामेंट के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, या कोई भी लोकल अथॉरिटी के लिए या अदर पब्लिक अथॉरिटी के लिए. अगर मेंबर्स सेलेक्ट करने के लिए कोई भी इलेक्शन होता है तो इस एक्ट में उसे इलेक्शन माना जाएगा. फिर है प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड द एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइब शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली. ठीक है, उसके बाद आते हैं पब्लिक ड्यूटी पे. पब्लिक ड्यूटी क्या होती है, मीन्स अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज़ एन इंटरेस्ट. तो पब्लिक ड्यूटी मतलब ऐसी ड्यूटी जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट होता है. ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. फिर उसमें स्टेट का मीनिंग क्या है वो बता दिया. तो स्टेट इंक्लूड्स अ कॉरपोरेशन जो सेंट्रल या स्टेट एक्ट के द्वारा आई है, या फिर कोई भी अथॉरिटी बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय द गवर्नमेंट, या कोई भी गवर्नमेंट कंपनी भी स्टेट में इंक्लूडेड है. ठीक है, फिर थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं जो है पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में सबसे पहला कौन इंक्लूडेड है, मतलब मीनिंग क्या है, कोई भी पर्सन जो इन द सर्विस है और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी. तो कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट की सर्विस में है या जिसे गवर्नमेंट पैसा देती है. क्यों देती है, क्योंकि वो एक पब्लिक ड्यूटी करता है, तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा. दूसरा, ऐसा पर्सन हु इज़ इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी. तो अगर कोई लोकल अथॉरिटी है जिसके अंडर कोई इंसान काम करता है और उसे लोकल अथॉरिटी पे करती है तो वो पब्लिक सर्वेंट है. फिर कोई भी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ अ कॉरपोरेशन, ऐसी कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश करी गई है सेंट्रल या स्टेट एक्ट के द्वारा, या कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बॉडी ओन्ड और कंट्रोल्ड और एडेड बाय द गवर्नमेंट, उसमें अगर कोई इंसान काम करता है तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है. फिर है कोई भी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स एनी एजुडिकेटरी फंक्शंस. तो पब्लिक सर्वेंट में जज तो इंक्लूडेड है ही, पर ऐसा कोई इंसान भी इंक्लूडेड है जो एजुडिकेटरी फंक्शंस कैरी आउट कर सकता है, मतलब जो जजमेंट पास कर सकता है. फिर फिफ्थ क्या है, कोई भी पर्सन जो ऑथराइज्ड है बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. मतलब मान लीजिए कोई लिक्विडेटर है, रिसीवर है या कमिश्नर है, ये भी कोर्ट के ऑर्डर्स पे काम करते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे. फिर है कोई भी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन to whom any cause or matter has been referred for decision or report by a court of justice or by a competent public authority. तो कोई भी आर्बिट्रेटर भी पब्लिक सर्वेंट कहला सकता है. फिर है कोई भी पर्सन who holds any office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain और revise an electoral roll. ठीक है, कोई भी
पर्सन जो एक ऐसी पोजीशन में है जिससे वो एम्पावर्ड है कि वो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है या रिवाइज कर सकता है, या फिर वो इंसान इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है या पार्ट ऑफ एन इलेक्शन भी अगर कंडक्ट कर सकता है तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। मतलब इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है वो, या इलेक्शन कमीशन में अगर काम भी करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट कहला सकता है। फिर है एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो कोई भी ऐसा ऑफिस होल्ड करता है जिसकी वजह से उसे पब्लिक ड्यूटी निभानी पड़ती है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। फिर है कोई भी पर्सन जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है या कोई भी और ऑफिस बेरर है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्टर्ड है, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किससे रिलेटेड, कौन सा बिजनेस करती है, मतलब कौन सा काम करती है, तो वो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड या बैंकिंग, रिसीविंग और हैविंग रिसीव्ड एनी फाइनेंशियल, और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से पैसे लिए हैं या किसी भी कॉरपोरेशन से पैसे लिए हैं। फिर कोई भी पर्सन जो चेयरमैन, मेंबर या एम्प्लॉय है किसी भी सर्विस कमीशन का या बोर्ड का या अगर वो मेंबर है किसी भी सिलेक्शन कमिटी का अपॉइंटेड बाय सच कमिश्नर बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, स्टेट पीएससी जो रहते हैं उनके मेंबर्स भी जो है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। फिर है एनी पर्सन हु इज़ अ वाइस चांसलर और मेंबर ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर है या रीडर है, लेक्चरर है या कोई भी और टीचर या एम्प्लॉई है बाय वॉट एवर डेजिग्नेशन कॉल, अगर वो क्या कर रहे हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और वो यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हुई तो वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। फिर है एनी पर्सन हु इज़ एन ऑफिस बेरर और एन एम्प्लॉई ऑफ एन एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल और अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, सोशल या कल्चरल हो सकता है, और वो जो इंस्टीट्यूशन है वो रिसीव कर रहा है या फिर रिसीव कर चुका है कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या लोकल या अदर पब्लिक अथॉरिटी, तो वहाँ पे अगर कोई भी ऑफिस बेरर है या एम्प्लॉय है तो वो होंगे पब्लिक सर्वेंट। ये थे 12 कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। फिर हम आते हैं लास्ट डेफिनेशन पे जो बात करती है अनड्यू एडवांटेज की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो अनड्यू एडवांटेज का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी ग्रैटिफिकेशन। ग्रैटिफिकेशन मतलब क्या होता है, कोई भी बिना सही काम के लिए पैसा लेना, बिना कंसिडरेशन के लिए कुछ लुत्फ लेना, कुछ बेनिफिट लेना इज ग्रैटिफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज मतलब कोई भी ग्रैटिफिकेशन व्हाटएवर अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, मतलब आप पैसा ले रहे हो पर वो लीगल नहीं है तो वो क्या होगा, वो होगा ग्रैटिफिकेशन, दैट इज अनड्यू एडवांटेज। तो अनड्यू एडवांटेज का सिंपल मीनिंग है कोई भी ग्रैटिफिकेशन, और वो ग्रैटिफिकेशन में लीगल रेम्यूनरेशन इंक्लूडेड नहीं है। फिर एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, द वर्ड ग्रैटिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू पेक्यूनरी ग्रैटिफिकेशंस और टू ग्रैटिफिकेशंस एस्टिमेबल इन मनी। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसों के थ्रू ही ग्रैटिफिकेशन ले रहे हो, मतलब वो कोई और चीज़ भी हो सकती है जो आपको अच्छी लगती है जिसे हम ग्रैटिफिकेशन कह सकते हैं। फिर है द एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रेम्यूनरेशन पेड टू अ पब्लिक सर्वेंट but includes all remuneration which he is permitted by the government or the organization which he serves to receive। ठीक है, तो ये लोग सिंपल यही भी कह रहे हैं कि लीगल रेम्यूनरेशन मतलब सिर्फ वो नहीं होता है जो एक पब्लिक सर्वेंट को दिया जाता है, बट वो भी होता है जो उसे परमिट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट की रोज़ इसको इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना भत्ता मिलना चाहिए, इतना पेट्रोल का मिलना चाहिए, वो भी इंक्लूडेड है लीगल रेम्यूनरेशन में। तो ग्रैटिफिकेशन का हमने सिंपल देख लिया, ग्रैटिफिकेशन सिर्फ पेक्यूनरी नहीं होता, वो किसी भी रूप में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों में उसकी वैल्यू निकाली जा सके। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन 1 क्या है, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेज आर पब्लिक सर्वेंट्स वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट।
तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ रहे हैं और उनको अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया है तो भी वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। फिर है wherever the words public servant occur they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। मतलब अगर लीगल डिफेक्ट है उनकी, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो अगर कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है और एक्चुअली वो एक ऑफिस होल्ड कर रहा है लेकिन उसके अपॉइंटमेंट में या उनके काम करने में कोई डिफेक्ट हुआ है, लीगल डिफेक्ट हुआ है और वो उस जगह पे नहीं होना चाहिए, फिर भी उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो ये थी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। फिर हम आते हैं चैप्टर 2 पे, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस पे। Section 3, power to appoint special judges. The central government or the state government may by notification in the official gazette appoint as many special judges as may be necessary for such area or areas or for such case or group of cases as may be specified in the notification to try the following offences। पहला ऑफेंस जो भी पनिशेबल होगा इस एक्ट में, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल जजेस अपॉइंट कर सकती हैं। इस एक्ट में पनिशेबल ऑफेंसेस के लिए ही स्पेशल जजेस अपॉइंट करे जाएंगे। दूसरे, इस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस है और उसकी कॉन्स्पिरेसी या अटेम्प्ट या अबेटमेंट करने के लिए भी कोई इंसान ऑफेंस करता है तो उन ऑफेंसेस का ध्यान रखने के लिए भी, उन ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए भी स्पेशल जजेस अपॉइंट करे जाएंगे। फिर अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ स्पेशल जज अनलेस ही हैज़ बिन और ही इज़ अ सेशंस जज और एन एडिशनल सेशंस जज और एन असिस्टेंट सेशंस जज। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है स्पेशल जज अपॉइंट होने के लिए कि आप सेशन जज रह चुके हो या आप सेशंस जज हो या आप एडिशनल सेशंस जज या असिस्टेंट सेशंस जज रह चुके हो या अगर आप हो तो ही आपको स्पेशल जज बनाया जा सकता है अंडर दिस एक्ट। फिर आता है सेक्शन 4, केसेस ट्रायबल बाय स्पेशल जजेस। Notwithstanding anything in the Code of Criminal Procedure or in any other law for the time being in force, the offences specified in subsection 3 shall be tried by special judges only। तो सेक्शन 3 में जो ऑफेंसेस बताएगी, इस एक्ट में जो ऑफेंस है और इस एक्ट में जो ऑफेंस है उसकी कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट और अटेम्प्ट को सिर्फ स्पेशल जजेस ट्राई कर सकते हैं। ये कहाँ दिया गया है? सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एवरी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल बी ट्राइड बाय द स्पेशल जज फॉर द एरिया विद इन विच इट वाज कमिटेड। ठीक है, तो इन्होंने ये डिफाइन कर दिया कि अगर ऑफेंस सपोज इंदौर में हुआ है तो उसको वहाँ का स्पेशल जज ही ट्राई करेगा, या फिर वेयर देयर आर मोर स्पेशल जजेस than one for such area by such one of them as may be specified in this behalf by the central government। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा स्पेशल जज हैं वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी कि इनमें से कौन से स्पेशल जज इस केस को ट्राई करेंगे, और जहाँ पे एक ही स्पेशल जज है वहाँ पे वही जज ट्राई करेगा जिसके एरिया में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। फिर when trying any case a special judge may also try any offence other than an offence specified in section 3 with which the accused may under the code of criminal procedure be charged at the same trial। तो ये कहते हैं कि जो स्पेशल जज है ना वो सेक्शन 3 वाले ऑफेंसेस तो ट्राई करेगा ही, मतलब जो इस एक्ट के अंडर ऑफेंसेस हुए वो तो स्पेशल जज ट्राई कर ही सकता है, पर इस एक्ट को छोड़ के भी अगर कोई ऑफेंसेस हुए हैं लेकिन इस एक्ट वाले ऑफेंस के साथ हुए हैं तो भी स्पेशल जज ट्राई कर सकता है अगर वो अदरवाइज ट्राई कर सकता होता एज पर CRPC। मतलब जॉइंट ट्रायल अगर उन ऑफेंसेस का हो सकता है तो स्पेशल जज उन ऑफेंसेस को भी ट्राई कर सकता है जो इस एक्ट में नहीं हुए थे लेकिन इस एक्ट के ऑफेंस के साथ हुए थे। फिर है 4th subsection, notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure the trial of an offence shall be held as far as practicable on day-to-day basis and an endeavour shall be made to ensure that the said trial is concluded within the period of 2 years। ये important है कि जो भी इस एक्ट में ट्रायल हो रहा है वो 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाए, इसका ट्राई करना है किसी भी जज को।
प्रोवाइडेड कि अगर 2 साल में ख़त्म नहीं होता है तो स्पेशल जज क्या करेंगे, वो रीजंस रिकॉर्ड कर लेंगे कि 2 साल में आप हमारा ट्रायल जो है वो ख़त्म क्यों नहीं हुआ। उसके बाद ये बताया गया है कि कितना और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो जो पीरियड है वो एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर 6 मंथ्स एट द टाइम मैक्सिमम, ठीक है। रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड होंगे, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा एट अ टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। और एग्रीगेट की लिमिट दे दी गई है 4 years। तो ये क्या कहता है प्रोवाइजो, दैट द सेड पीरियड मे बी एक्सटेंडेड बाय सच फर्दर पीरियड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बट नॉट एक्सीडिंग 6 months एट अ टाइम। सो however that the said period together with such extended period shall not exceed ordinarily 4 years in aggregate। तो 2 साल में वैसे तो ख़त्म हो जाना चाहिए, पर उसके बाद आप 6 महीने करके बढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें भी 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस एक्ट के अंदर कोई भी ट्रायल। ये है सेक्शन 4। फिर आते हैं सेक्शन 5, प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ स्पेशल जज। Subsection 1. A special judge may take cognizance of offences without the accused being committed to him for trial, and in trying the accused persons shall follow the procedure prescribed by Criminal Procedure Code for the trial of warrant cases by magistrates। तो इसमें सिंपल याद रखने वाली चीज़ सिर्फ यही है कि जो प्रोसीजर फॉलो करेगा स्पेशल जज वो है कौन सा प्रोसीजर, जो वारंट केसेस में एक मजिस्ट्रेट फॉलो करता है अंडर सीआरपीसी, वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा स्पेशल जज के द्वारा, और वो ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले सकता है चाहे उसको केस कमिट ना किया गया हो, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ ये थी दैट इसमें प्रोसीजर वही फॉलो होगा जो एक मजिस्ट्रेट वारंट केस में फॉलो करता है, वारंट केस में, नॉट इन समन्स केस। फिर है सेकंड, अ स्पेशल जज में विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड इन और प्रिवी टू एन ऑफेंस टेंडर अ पार्डन। तो ये भी पावर दे दी गई है स्पेशल जज को कि ये चाहें तो एक पार्डन मतलब पार्डन ग्रांट कर सकते हैं अक्यूज पर्सन को, किस चीज़ के लिए, चाहे कि वो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर दे दे ऑफ द होल सर्कमस्टांसेस विद इन हिज नॉलेज, जो भी ऑफेंस से रिलेटेड है, और चाहे वो इंसान जो अक्यूज्ड है वो प्रिंसिपल हो सकता है उस ऑफेंस में या अबेटर हो सकता है, और जो भी पार्डन उसे ग्रांट करी जाएगी उस पर सेक्शन 308 ऑफ सीआरपीसी जो है वो अप्लाई होगा, और ये माना जाएगा कि सेक्शन 307 ऑफ द सीआरपीसी में ये पार्डन ग्रांट करी गई है। फिर क्या बोल रहे हैं, सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी शैल सो फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल जज, and for the purposes of the said provisions the court of the special judge shall be deemed to be a court of sessions। तो टेंडर ऑफ पार्डन के टाइम इस कोर्ट को माना जाएगा कोर्ट ऑफ सेशंस, ठीक है। एंड द पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन बिफोर अ स्पेशल जज शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो जो उसके जो स्पेशल जज के सामने प्रोसिक्यूट कर रहे हैं केस, प्रोसिक्यूशन पार्टी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही डीम किया जाएगा, और ये जो स्पेशल जज है इसे कोर्ट ऑफ सेशन ही माना जाएगा जब आप डील कर रहे हो पार्डन वाले केस से तब। फिर है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 326 and 475 of CRPC shall so far as may be applied to the proceedings before a special judge for the purposes of the said provisions a special judge may be deemed to be a magistrate। तो ये कहता है कि सीआरपीसी के जो सेक्शन 326 और 475 है उसमें जहाँ जहाँ भी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, जैसे सेक्शन 326 में है कि अगर पार्टली थोड़ा एविडेंस एक मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया है, पार्टली किसी और ने किया है, तो क्या कन्विक्शन हो सकता है बाद वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा, इसके बेसिस पे तो हाँ हो सकता है। तो उस केस में जहाँ भी मजिस्ट्रेट रखा है वहाँ स्पेशल जज मान सकते हैं। फिर 475 जो है सीआरपीसी का वो बात करता है डिलीवरी टू कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ पर्संस लायबल टू बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल। तो अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई कोर्ट मार्शल वाला केस आ गया है तो वो उन पर्संस को कमांडिंग ऑफिसर के सामने पहुंचा देंगे
तो यहाँ पे भी जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, मतलब मजिस्ट्रेट जो कर सकता है वो एक स्पेशल जज भी कर सकता है। यही ये सबसेक्शन 4 कहता है कि स्पेशल जज को डीम किया जाएगा कि वो एक मजिस्ट्रेट है व्हेन एक्टिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 326 एंड 475 ऑफ CRPC। अगर अप्लाई होते हैं ढंग से तो आप अप्लाई कर दोगे। फिर क्या है 5, अ स्पेशल जज में पास अपॉन एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय हिम any sentence authorized by law for the punishment of the offense of which such person is convicted। ठीक है, तो कन्विक्शन कर सकता है स्पेशल जज। और फिर 6 क्या है, अ स्पेशल जज while trying an offense punishable under this act shall exercise all the powers and functions exercisable by a district judge अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944। तो जो स्पेशल जज है जब वो ऑफेंस ट्राई कर रहे हैं, इस एक्ट में जो भी ऑफेंस है उसमें अगर ट्रायल चल रहा है तो उनके पास सारी वो पावर्स हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा एक्सरसाइजेबल होती है अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन 6 पे जो है पावर टू ट्राई समरीली। ये कहते हैं कि अगर कोई स्पेशल जज है वहाँ पे कोई भी ऑफेंस ट्राई कर रहे सेक्शन 3 का, मतलब कोई इस एक्ट में अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है वो ट्राई किया जा रहा है और वो अलेजिडली किसने किया है, पब्लिक सर्वेंट ने किया है, किससे रिलेशन में किया है, इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर कौन सा, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के सबसेक्शन 12A में दिया गया है सबसेक्शन 1 में, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर जो किस में दिया गया है, क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ दैट सेक्शन। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 1 का था। फिर सबसेक्शन 2 के क्लॉज A में, देन नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट और सेक्शन 260 ऑफ CRPC द स्पेशल जज शैल ट्राई द ऑफेंस इन अ समरी वे एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 262 टू 265 जो CRPC के हैं वो अप्लाई होंगे। तो इन्होंने ये बता दिया कि कहाँ कहाँ समरी ट्रायल हो सकता है। तो एक तो सेक्शन 12A जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ का, उसका सबसेक्शन 1 हो गया, या फिर सबसेक्शन 2 का क्लॉज A हो गया। यहाँ पे जो है समरी ट्रायल हो सकता है और प्रोविजंस ऑफ CRPC अप्लाई होंगे, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन it shall be lawful for the special judge to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year। ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर कन्विक्शन होता है ना इन अ समरी ट्रायल का रिजल्ट अगर कन्विक्शन होता है इस सेक्शन में, मतलब सेक्शन 6 में, तो जो स्पेशल जज है वो कितना इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, 1 साल तक का दे सकता है। Provided further that when at the commencement of or in the course of a summary trial under this section it appears to the special judge that the nature of the case is such that a sentence of imprisonment for a term exceeding 1 year may have to be passed। जब स्पेशल जज को लगता है कि केस ऐसा है कि 1 साल से ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए कोई भी और रीज़न के लिए, या फिर कोई भी रीज़न के लिए अगर ये केस का समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो स्पेशल जज क्या करेंगे, पार्टीज़ को सुन लेंगे पहले, फिर एक ऑर्डर रिकॉर्ड करेंगे कि इसका समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो रिकॉल कर सकते हैं किसी भी विटनेस को जिसकी एग्जामिनेशन हो चुकी है, और उसके बाद वो री हियरिंग कर सकते हैं उस केस की, और वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो वारंट केसेस के लिए फॉलो किया जाता है बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर CRPC। फिर सेकेंड है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्री कंटेन्ड इन दिस एक्ट और इन द CRPC देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन इन एनी केस ट्राइड समरीली अंडर दिस सेक्शन in which the special judge passes a sentence of imprisonment not exceeding 1 month and a fine not exceeding 2000 rupees whether or not any order under section 452 of the said court is made in addition to said sentence, but an appeal shall lie where any sentence in excess of the aforesaid limits is passed। तो ये कहते हैं कि जिस भी केस में समरी ट्रायल हुआ है और जो स्पेशल जज है उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट नहीं दी है और फाइन उन्होंने 2000 रुपये से ज़्यादा की नहीं दी है, वहाँ पे अपील हो ही नहीं सकती। पर अगर इससे ज़्यादा हुई तो अपील हो सकती है। तो मान लीजिए कि सज़ा मिली है 29 डेज़ की
इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज़ फाइन। तो क्या अपील कर सकता है कन्विक्टेड पर्सन? नहीं कर सकता है। उसके साथ अगर कोर्ट ने मतलब स्पेशल जज ने अगर कोई 452 सेक्शन 452 ऑफ CRPC में कोई ऑर्डर दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको नष्ट कर दिया जाए या इसका क्या किया जाए, अगर वो प्रॉपर्टी 2000 रुपये से ज़्यादा की भी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो भी उसको ऐड करके भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आपको फाइन इतनी मिली है, सज़ा इतनी मिली है, तो समरी ट्रायल के केस में आप अपील नहीं कर सकते, नो मैटर 452 में क्या ऑर्डर दिया गया है बाय द स्पेशल जज। ये था चैप्टर 2।